रहीम। हम चैप्टर नंबर 59 को पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हाइपोथैलेमस के बेसिक फंक्शन को देख लिया था। तो अब हम लिम्बिक सिस्टम के रिवार्ड और पनिशमेंट फंक्शन को देख रहे हैं। अब लिम्बिक सिस्टम के एक फंक्शन होता है रिवार्ड और पनिशमेंट से रिलेटेड। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी सेंसेशंस होती है या फिर कुछ ऐसी सेंस या कुछ ऐसे हालात होते हैं जो हमारी मूड को स्टिमुलेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी के पास होने की खबर सुनी या आपने ये सुना कि आपके अच्छे नंबर आ गए हैं, तो फिर आपकी जो मूड होगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवार्ड, यानी आपको कोई इनाम मिला, इनाम की वजह से जो सेंसेशंस एक्टिवेट हुई और आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, हैप्पीनेस को एक्टिवेट किया, प्लेजेंट सेंसेशन क्रिएट हुई, तो उसको बोलते हैं रिवार्ड। और अगर कोई बुरी खबर सुनी तो इसकी वजह से जो आपका रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं पनिशमेंट। ठीक है, या एवर्जन बोलते हैं। तो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं लिम्बिक सिस्टम के जो या तो किसी भी ह्यूमन को या एनिमल को प्लीज कर सकती है, खुश कर सकती है, और कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं जो फियर काज करवा सकते हैं, जो पेन काज करवा सकते हैं, जो खौफ फैला सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई अच्छी खबर सुनी, जो जो लिम्बिक सिस्टम का एक ऐसा पार्ट एक्टिवेट होगा जिसने आपकी बॉडी के अंदर कुछ पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करवा देनी है, जिसने आपको ये शो करवाना है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। तो इस पार्ट को बोलते हैं रिवार्ड सेंटर। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनके स्टिमुलेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा खौफ, पेन फील होता है, तो उनको बोलते हैं पनिशमेंट सेंटर। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो रिवार्ड सेंटर होता है वो किस जगह पे पड़ा हुआ होता है, वो लैटरल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये मेजर आपको रिवार्ड सेंटर देखने को मिलते हैं। जबकि जो लेस कॉमन या लेस इंपॉर्टेंट रिवार्ड सेंटर, वो आपने ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। जबकि पनिशमेंट सेंटर वो सेंटर जिनकी एक्टिवेशन की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा खौफ या खौफतारी होता है, पेन या फिर टेरर, तो उनको बोलते हैं पनिशमेंट सेंटर। तो पनिशमेंट सेंटर आपने ये याद रखना है कि जो पहले इक्विडेक्टल ग्रे मैटर, पेरीवेंट्रिकुलर जोन, तो पहले मेजर एरिया, फिर इसके बाद लेस इंपॉर्टेंट एरिया, एमेग्डाला, हाइपोथैलेमस, सॉरी हिप्पोकैम्पस। ठीक हो गया, ये हो जाएगा। बाकी आप इस चीज़ को आप छोड़ भी सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट ऑन बिहेवियर। अब बिहेवियर पर क्या होता है, मैंने आपको जब मेमोरी पार्ट, तो मेमोरी वाले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि कोई ऐसी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे रिवार्ड या पनिशमेंट सेंटर को एक्टिवेट करती है, तो हमारे हमारे ब्रेन के अंदर वो मैकेनिज्म है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाता है आपकी मेमोरी के अंदर, तो वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। जबकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ना ही किसी रिवार्ड सेंटर को ना ही पनिशमेंट सेंटर को एक्टिवेट करती है, तो वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती और वो मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हैबिचुएशन। और जो इन्फॉर्मेशन किसी से हमारे रिवार्ड या पनिशमेंट सेंटर को एक्टिवेट करती है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली जाती है, तो उसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। ठीक हो गया। तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो मेमोरी की फॉर्मेशन या लर्निंग की फॉर्मेशन इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसके बाद देख लेते हैं हम हिप्पोकैम्पस के फंक्शन। तो हिप्पोकैम्पस का एक फंक्शन तो हमने पहले पढ़ चुके थे। वो क्या फंक्शन था कि एंटीरोग्रेट एमनीजिया हो जाता था अगर हम हिप्पोकैम्पस को रिमूव करते थे। एंटीरोग्रेट एमनीजिया का मतलब होता है कि आप मजीद मेमोरी नहीं बना सकते। स्पेसिफिकली एग्जाम में ये भी एमसीक्यू आता है कि किस टाइप की मेमोरी को नहीं बना सकते। आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को तो बना सकते हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो आप बना नहीं सकते। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बन जाएगी, लेकिन ऐसी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो वर्बल सिंबॉलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है या वर्बल इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो वो मेमोरी नहीं बना सकते। लेकिन स्किलफुल मेमोरी को बना सकती हो, क्योंकि वो मेमोरी हिप्पोकैम्पस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है हिप्पोकैम्पस के फंक्शंस और एंटीरोग्रेट एमनीजिया। जबकि हमने कहा था कि जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस होता है उसका मेन फंक्शन है मेमोरी को रिकॉल करना, और अगर ये डैमेज हो जाता तो उसकी वजह से रेट्रोग्रेड एमनीजिया देखने को मिलता था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिंड्रोम लिखा हुआ है, क्लीवर-ब्यूसे सिंड्रोम। तो क्लीवर-ब्यूसे सिंड्रोम में बायलैटरल डैमेज होता है एमिग्डाला का, तो इसकी डैमेज हो जाने की वजह से उस बंदे के अंदर फियर खत्म हो गया और हाइपरसेक्सुअलिटी, हाइपरफेजिया और इसकी मेमोरी पावर तकरीबन खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो हाइपरसेक्सुअलिटी, हाइपरफेजिया, क्यूरियोसिटी और नो फियर, और इसके साथ हम कह सकते हैं और नो मेमोरी, यानी कोई मेमोरी लॉस हमें देखने को मिलता है। ठीक हो गया, तो आपने क्लीवर-ब्यूसे सिंड्रोम को जरूर देखना है। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एमेग्डाला। कहते हैं कि जो एमेग्डाला होता है, एमेग्डाला दो तरीकों के जरिए काम कर सकता है। एक तरीका ये कि एमेग्डाला हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर दे। पहले कि एमेग्डाला की स्टिमुलेशन हुई, एमेग्डाला ने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करवा दिया। तो एमेग्डाला के एक फंक्शन ऐसे होते हैं जो इसके इनडायरेक्ट होते हैं, जो हाइपोथैलेमस के जरिए होते हैं, और इसके फंक्शन बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हाइपोथैलेमस के। जैसे हाइपोथैलेमस ने करवाना है, आर्टीरियल प्रेशर को कंट्रोल करना है, हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, जीआईटी की मोटिलिटी को कंट्रोल करना है, डेफिकेशन या मिक्चुरेशन को कंट्रोल करना है, प्यूपिलरी डायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन को, यानी जो तमाम एंडोक्राइन या हम कह सकते हैं वेजिटेटिव या ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करना। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एमेग्डाला की डायरेक्ट होते हैं, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, जैसे फियर, रेट, पनिशमेंट, सेक्सुअल बिहेवियर, तो ये डिपेंडेंट होता है सिर्फ एमेग्डाला के ऊपर। तो ये एमेग्डाला के इंडिपेंडेंट फंक्शन, तो ये एमेग्डाला के डिपेंडेंट फंक्शन या इनडायरेक्ट फंक्शन, तो आपने इसको यहाँ से देखना है। इसके बाद जो एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स की एब्लेशन से क्या होगा, पोस्टीरियर ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स की एब्लेशन से क्या होगा,
एंटीरियर सिंगुलेट गायराई और सब कैलोसल गायराई। जो एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स के अंदर एमेग्डाला आ जाता है, तो एमेग्डाला डैमेज होगा तो क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर पोस्टीरियर ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आपने तैयार करना है, इसमें से एमसीक्यू आ सकता है। अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो इंसोम्निया हो जाएगा कि वो बंदा सो नहीं सकता, उसकी मोटर रेस्टलेसनेस होगा। ठीक हो गया, तो बंदा हमेशा चलता फिरता रहेगा और कभी सो नहीं पाएगा। जबकि एंटीरियर सिंगुलेट गायरस और सब कैलोसल गायरस, जो एंटीरियर सिंगुलेट गायरस और सब कैलोसल गायरस होते हैं, वो असल में प्री फ्रंट ये करते क्या है, ये वाले करते क्या है, जो एंटीरियर सिंगुलेट गायराई और सब कैलोसल गायराई, ये रेक फिनोमिना को कम करते हैं, ये गुस्से को कंट्रोल करते हैं। और अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो वो बंदा गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो काफ़ी ज़्यादा रेज, फाइटिंग और पेनफुल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है जब एंटीरियर सिंगुलेट गायराई और सब कैलोसल गायराई डैमेज हो जाती है, क्योंकि ये रेक फिनोमिना को या रेक बिहेवियर को या फाइटिंग बिहेवियर को या एग्रेसिव बिहेवियर को मिनिमाइज करते हैं। तो आपने इन तीनों के फंक्शंस को ज़रूर देख लेना है। इनके फंक्शन कैसे पता चलाया, हमने इन एरिया को डैमेज कर दिया और उनके डैमेज करने के बाद जो साइन सिम्पटम हमें नजर आए इसको नोट कर लिया। ठीक हो गया, और जो साइन सिम्पटम नजर आए इसके ऑपोजिट इनके फंक्शन हो गए, इनके एरिया को हमने डैमेज किया है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल ये वाला जो चैप्टर है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाइपोथैलेमस के फंक्शंस वगैरह पूछ लेते हैं। और आपको ये बताया था कि जो हिप्पोकैम्पस की वजह से क्या होता है एंटीरोग्रेट एमनीसिया, और टोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस की वजह से क्या होता है रिट्रोग्रेट एमनीसिया। तो ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर, वो मैंने आपको बता दी। तो फिर आप लाइक करना वीडियो को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।